हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेके फॉर स्टडी में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए क्लास 9 विज्ञान का रसायन विज्ञान परमाणु एवं अणु के चैप्टर जो कि उसके जितने सारे प्रश्न हैं एनसीईआरटी बुक के, चाहे आपके प्रयास के लिए दिए हो या फिर अभ्यास के लिए दिए हो, सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन बताएंगे विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सभी विद्यार्थी क्लास 9 वाले आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज का ये चैप्टर जो कि है, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होगा, क्योंकि यह जो चैप्टर है दोस्तों आपके टर्म 2 में ऐड किया गया है। इसका आधा भाग का जो कि टर्म 1 में एग्जाम हो चुका है। बट इस वीडियो को अगर आप लोग अंत तक देखते हैं तो इस चैप्टर से आने वाले प्रश्न आपका एक भी नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो देखिए, परमाणु एवं अणु के प्रश्न और उत्तर देखेंगे, जो कि क्लास 9 वाले के लिए विज्ञान का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, विज्ञान के रसायन विज्ञान वाले पार्ट का। तो देखिए, पेज नंबर 36 आपके पास अगर एनसीईआरटी बुक अवेलेबल होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ था, तो इस क्वेश्चन को पहले हम लोग समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है। एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एवं 6.0 ग्राम एथेनोइक अम्ल, जी हाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सोडियम कार्बोनेट और एथेनोइक अम्ल का एक रिएक्शन हो रहा है, जिसमें 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 8.2 ग्राम सोडियम एथेनोइट, देख सकते हैं सोडियम एथेनोइट और कार्बन डाइऑक्साइड, और 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। मतलब रिएक्शन हुआ दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट एथेनोइक अम्लों के साथ दोनों को रिएक्शन किया गया, तो उत्पाद में क्या बना, तो देखिए सोडियम एथेनोइट और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल निर्माण हुआ। तो द्वारा दिखाए गए यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुरूप है या फिर नहीं है। तो चलिए समझते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम आखिर होते क्या है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया के दौरान उत्पादों का कुल द्रव्यमान सदैव अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि दोस्तों, जब भी कोई रिएक्शन होगा तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह बताता है कि उस रिएक्शन में, उस अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक भाग लिए हैं, उसका जो द्रव्यमान होगा तो बनने वाले उत्पाद जो इधर बना है, देखिए सोडियम एथेनोइट और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, बनने वाले उत्पाद के बराबर होंगे। अगर ये बराबर हो जाते हैं दैट मीन्स वो क्या, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो करते हैं। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं कि आखिर ये दोनों तरफ, यानी कि इधर वाला अभिकारक और उत्पाद वाले का द्रव्यमान समान है या नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहले हम लोग निकालते हैं अभिकारकों का कुल द्रव्यमान। तो देखिए, सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान प्लस एथेनोइक अम्ल का द्रव्यमान, क्यों, क्योंकि इधर जो रिएक्शन हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो आपका रिएक्शन हुआ है तो इधर अभिकारक में सोडियम कार्बोनेट है और एथेनोइक अम्ल ही है। तो ये दोनों का पहले हम लोग इसका द्रव्यमान निकालते हैं। तो ये तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो सोडियम का कार्बोनेट का 5.3 ग्राम और इसका 6.0 ग्राम जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो टोटल को ऐड किए तो कितना हुआ, 11.3 ग्राम हो गया। ठीक है ना। अब चलिए उत्पाद, यानी कि इधर जो बना था इस साइड में आपका आरएचएस साइड में, तथा उत्पादों का कुल द्रव्यमान देखिएगा, सोडियम एथेनोइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, तीनों को जब हम लोग ऐड करते हैं तो 11.3 ग्राम यहाँ पर आया है। यानी कि दोनों तरफ का क्या हुआ, इससे क्या पता चला, यहाँ विकारकों का कुल द्रव्यमान इक्वल टू उत्पादों का कुल द्रव्यमान, यानी कि इक्वल हो गया। दैट मीन्स इससे ये पता चलता है, अतः यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि इधर जो जितना बनेगा उधर भी आपका उतना ही बनेगा। तो चलिए, हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आई होप कि ये समझ में आ गया। तो आप लोग को इस वीडियो में आप लोग सभी बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, बट ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो को देखते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन आपको डाउट नहीं रहेगा, सभी प्रश्न को आप लोग सोल्व कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान संरक्षण हम लोग जो कि टर्म 1 का सिलेबस में पढ़े थे, इसका जब H2O, यानी कि जल निर्माण किससे होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O बनाते हैं, और H2O के अंदर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन रहता है वो 1:8 के कॉम्बिनेशन में रहता है, के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। तो बोला है कि 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, 1:8 है। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 1 ग्राम हाइड्रोजन की संपूर्ण अभिक्रिया के लिए जरूरी ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन चाहिए 8। क्यों, क्योंकि 1 8 मतलब हाइड्रोजन 1 ग्राम है और ऑक्सीजन कितना चाहिए, उसमें 8 ऑक्सीजन चाहिए।
तो इसीलिए 3 ग्राम अगर हो जाएगा, इसीलिए 3 ग्राम हाइड्रोजन की संपूर्ण अभिक्रिया के लिए जरूरी ऑक्सीजन कितना होगा, 8 गुना 3 यानी कि 24 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं तो 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से सहयोग करने के लिए 24 ग्राम ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। तो चलिए ये भी क्वेश्चन हम लोग का हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिगृहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है। तो यहाँ पर इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, परमाणु अभिज्य मतलब परमाणु को और छोटा नहीं किया जा सकता। अभिज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, मतलब इतने छोटे होते हैं परमाणु कि जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं, मतलब जब भी कोई रिएक्शन होता है तो परमाणु वहाँ पर उत्पन्न नहीं होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। तो यही डाल्टन के जो कि नियम था दोस्तों, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का अभिग्रहित द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए पेज नंबर 40 में क्वेश्चन दिया हुआ था आपका, पेज नंबर 40 में क्या दिया हुआ था, यहाँ ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 देखिए, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये सवाल आपके एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं, तो इसे आप लोग ये याद कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। देखिए, परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 1 2 यानी कि कार्बन 1 2 मतलब 12, कार्बन का जो होता है परमाणु संख्या 6 होता है और इसका द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है, याद रखिएगा। तो कार्बन 12 जो कि समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, रट लीजिए, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 के क्या कह रहा है, इसका एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि परमाणु बहुत छोटे होते हैं, ये किसी भी छोटी वस्तु जिसकी हम कल्पना या फिर तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। मतलब इतना छोटा होता है परमाणु कि इसका तो तुलना कर सकते हैं, बट इसको कल्पना या तुलना कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं। इसीलिए एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना संभव नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, पेज नंबर 44। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो जरूर मिला लीजिएगा, सारे के सारे सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिएगा, निम्न के सूत्र लिखिए। यार ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, हो सकता है ये पूरा उठ के आ जाए। तो यहाँ पर इस सभी का सूत्र लिखने को पूछे जा सकते हैं। सोडियम ऑक्साइड, तो इसको क्या लिखते हैं, Na2O सोडियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl2 भी लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड। सोडियम सल्फाइड, तो दोस्तों सोडियम सल्फाइड सोडियम का Na होता है और Na2S सोडियम सल्फाइड। चलिए यहाँ पर आप लोगों के लिए यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी था, तो यहाँ पर आंसर ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं सारा, इसको कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए, यानी कि इसका सूत्र दिया हुआ नाम लिखना है। यहाँ क्या है, Al2SO4 का यहाँ पर होल 3 है, यानी कैसे Al2SO4 यहाँ पर ब्रैकेट में होल 3 है, यानी कि एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका क्या नाम हो जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका CaCl2 इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम क्लोराइड। K2SO4 इसको क्या बोलेंगे, पोटेशियम सल्फेट। KNO3 इसको क्या बोलेंगे, पोटेशियम नाइट्रेट। और ये देखिए CaCO3 इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हुआ है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर सारे का सारा आंसर आप लोगों के लिए किया गया है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखिएगा, इसका रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है। तो देखिए, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। रासायनिक सूत्र देखिए किसी यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों को प्रतीकों के माध्यम से प्रकट करते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें कैल्शियम का एक कार्बन तथा ऑक्सीजन के 3 परमाणु उपस्थित है। यहाँ पर कार्बन का एक, देखिए CaCO3 में कैल्शियम का एक, कार्बन का एक और ऑक्सीजन का 3, यही चीज़ बताते हैं। इसी को हम लोग रासायनिक सूत्र के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्न में कितने परमाणु विद्यमान है, तो इसको कैसे निकालेंगे। चलिए H2S अणु में H2S अणु या फिर PO43 यहाँ पर आयन दिया हुआ है। तो देखिए H2S में यहाँ पर देख सकते हैं H2 यानी कि 2 हाइड्रोजन है और 1 सल्फर है, यानी कि इसमें अणु में 3 परमाणु होते हैं, जो परमाणु 2 हाइड्रोजन तथा 1 सल्फर विद्यमान है। इसको लिख लीजिएगा। PO43 में आयन 5 परमाणु है, कैसे, P 1 है, ऑक्सीजन आपका 4 है, यानी कि टोटल 5, एक फास्फोरस है तथा 4 ऑक्सीजन विद्यमान है। तो इसे आप लोग, यानी कि ये है आपका, यहाँ 3 कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ मिस्टेक में लिख दिया है, तो इसको PO4 इस तरह का है। चलिए
पेज नंबर 46 का देखिएगा क्या कह रहा है। बहुत ही सिंपल सवाल है। निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान परिकलित कीजिए। बहुत ही सिंपल। इसको कैसे निकालना, देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन के इसका सारा का सारा जो कि आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो देखिए यौगिकों का आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। यौगिकों का आणविक द्रव्यमान यौगिकों के एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं का कुल द्रव्यमान को ही कहते हैं आणविक द्रव्यमान। तो देखिए H2 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, द्रव्यमान भी 1 होता है, यानी कि H2 है, यानी कि 2 गुना 1 बराबर क्या 2 के 2। और हाइड्रोजन आणविक द्रव्यमान का ऐसा मात्र U होता है, तो इसलिए 2U हो गया। देखिए O2 का आणविक द्रव्यमान O यहाँ पर 2 है, तो 2। और ऑक्सीजन का होता है 8 परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या 16। तो देखिए 2 गुना 16 यानी कि 32 इसका हो गया, यहाँ पर आंसर देख सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। Cl2 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, तो देखिए Cl2 यानी कि 2 को क्लोरीन है, एक क्लोरीन का द्रव्यमान कितना होगा 35.5, तो 2 इंटू 35.5 यानी कि 70U हो जाएगा। तो इस तरह से आप सारे के सारे का निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। निम्न यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलित कीजिए। तो यहाँ पूरा टोटल सूत्र दिया है ZNO Na2O और K2CO3, यानी कि तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, आपको कुछ दिया गया है ताकि आप लोगों को ज़्यादा रटने का जरूरत नहीं। Zn का परमाणु द्रव्यमान, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। ये जो सवाल है ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए प्लीज़ इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर सारे के सारे जो कि Na का दे दिया है, आपको K का दे दिया है, C का दे दिया है, तो इन सभी का आणविक द्रव्यमान कहिए या फिर द्रव्यमान कैसे नहीं। ZNO का सूत्र इकाई द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, देखिए Zn का दिया था 65, तो इसमें Zn कितना 1 है, तो 1 इंटू 65 किया है, प्लस इसमें और क्या मतलब ZNO कैसे बना, Zn प्लस O, ऑक्सीजन रिएक्ट करके ZNO, तो Zn का कितना 65, तो एक Zn है इसलिए 1 गुना 65 जोड़ उस ऑक्सीजन का कितना होता है 8, तो 8 दुगनी 16, 16 द्रव्यमान, तो 1 गुना 16 यानी कि 65 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 81U। इस प्रकार से इसका हो गया। उसी प्रकार से Na2O मतलब सोडियम 2 गो है, तो एक सोडियम का 23 होता है, तो 2 इंटू 2 गुना 23 किया है जोड़ 1 गुना 16 यानी कि 62U। तो इसी प्रकार से K2CO3 का भी निकाल सकते हैं आप लोग, तो निकाल लीजिएगा। चलिए अब पेज 48 देखिएगा। 48 में क्या कह रहा है, तो पहला सवाल, यदि कार्बन परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है तो कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा। बहुत ही सिंपल सवाल। देखिए 1 मोल कार्बन का द्रव्यमान 12 ग्राम तथा 1 मोल कार्बन में परमाणु कितने होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। देखिए 10⁻23 होता है दोस्तों, यहाँ पर पावर में होगा, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, 1000 तो 23 नहीं है परमाणु, इसीलिए कार्बन के 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 12 ग्राम ही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। प्रश्न 2, किस में अधिक परमाणु होंगे 100 सोडियम 100 ग्राम सोडियम Na अथवा 100 ग्राम लोहा Fe। Na का परमाणु द्रव्यमान इतना दिया है, लोहा का इतना दिया है, तो किसमें ज़्यादा बोला कि परमाणु होंगे, तो 1 मोल सोडियम, देखिए Na का द्रव्यमान 23 ग्राम है, और आपका यहाँ पर 1 मोल सोडियम Na में परमाणु कितने होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, यहाँ पर 10⁻23 होगा। तो इस प्रकार से परमाणु होंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं, इसीलिए 23 ग्राम सोडियम में परमाणुओं की संख्या कितना होगा 6.022 इंटू इतना, 1 मोल लोहे का Fe द्रव्यमान इतना, तो एक इतना में परमाणु द्रव्यमान इतना होता है, इसीलिए 56 ग्राम लोहे Fe में परमाणु की संख्या इतना होगा, यानी कि दोनों में कह सकते हैं कि सेम होगा। तो चलिए अब सभी के सभी जो आपका बीच वाला जो क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अभ्यास के प्रश्न उत्तर को देखेंगे जो कि आपके लास्ट में दिए रहते हैं आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में। तो प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है दोस्तों, 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एवं बोरॉन युक्त यौगिक के नमूनों में विश्लेषण द्वारा ये पाया गया है कि उसमें 0.096 ग्राम बोरान एवं 0.144 ग्राम, यहाँ पर 2 ग्राम क्या है तो एक ही ग्राम होगा, जी होगा यहाँ, ऑक्सीजन है। उस यौगिक के प्रतिशत संगठन का भारात्मक रूप में परिकलित कीजिए। तो कैसे होगा, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो है इसको सॉल्यूशन ऑलरेडी ऊपर में क्वेश्चन हम लोग देखे उसी में उसी वैसा ही सॉल्यूशन होगा। प्रश्न नंबर 2 आप लोग सोल्व कर सकते हैं, इसका आंसर यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आसान है। ऊपर में आप लोग को इसी टाइप के एक बता दिए। बहुपरमाणुविक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। देखिए बहुपरमाणुक आयन एक से अधिक परमाणुओं का वो समूह जिस पर कोई आवेश हो। कैसे, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो, उदाहरण सल्फेट आयन SO4, यहाँ SO4 2, यहाँ पर SO4 यहाँ पर 2 माइनस आयन ऊपर में होते हैं,
और PO4 यहाँ पर देखिए PO4 और 3 माइनस यहाँ पर रहते हैं, तो ये क्या है, बहुपरमाणुविक आयन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। बहुत ही आसान है दोस्तों, मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या होता है, MgCl2, यही लिखना है आपको। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, उसके बाद कॉपर नाइट्रेट का CuNO3 लिख सकते, कॉपर नाइट्रेट। एल्यूमिनियम क्लोराइड का पता है, कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पर लिख दिया है दोस्तों, सारा का सारा आप लोग देख सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिएगा, निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों का नाम दीजिए। नाम देना है, इनके नाम लिखने बोला, बहुत ही सिंपल। बुझा हुआ चूना CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr को हाइड्रोजन ब्रोमाइड कहते हैं। बेकिंग पाउडर, खाने वाला सोडा, आप लोग को पता होना चाहिए, NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और पोटेशियम सल्फेट तो पता है, सारे का सारा यहाँ पर आंसर किया गया है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, सारा याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट सवाल, प्रश्न 6, निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलित कीजिए। मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर एथाइन है, यानी कि C2H2 है, और आपका सल्फर अणु S8 है, फास्फोरस अणु P4, फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान 31 यहाँ पर दिया हुआ है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सभी का क्या निकालेंगे हम लोग, सभी का मोलर द्रव्यमान। तो कैसे निकाला जाता है मोलर द्रव्यमान, ध्यान दीजिए। देखिए एथाइन यानी कि C2H2 का मोलर द्रव्यमान पहले कैसे नहीं, देखिए मोलर द्रव्यमान मतलब टोटल द्रव्यमान, तो इसमें C2, ध्यान दीजिए, C2H2 यानी कि कार्बन 2 गो है, तो एक कार्बन का कितना होता है, 12, इसमें 2 गुना 12, 2 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन का एक, तो 2 गुना 1 यानी कि 12 दूनी 24 और 2 कितना 26, तो इसका 26 ग्राम हो जाएगा मोलर द्रव्यमान, यही है मोलर द्रव्यमान। सल्फर अणु एसिड यानी कि एक सल्फर का द्रव्यमान कितना होता है, 32, इसमें 8 होते हैं, तो 32 गुना 8 यानी कि 256 ग्राम। फास्फोरस अणु में P4 होता है, एक P का 31 दिया है, तो 4P यानी कि 31 गुना 4 124 ग्राम। तो आई होप कि ये आप लोग को समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर आगे जितना दिया हुआ है आगे आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 7, निम्न का द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान निकालना है फिर से, तो बहुत ही आसान है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु यानी कि 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु N2 का निकालना है। उसके बाद 4 मोल एल्यूमिनियम परमाणु, तो यहाँ पर देख सकते हैं नाइट्रोजन परमाणु N का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान यानी कि 14 ग्राम, वही ना होगा मोलर द्रव्यमान। उसका जितना द्रव्यमान होता है उसी को क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान कहते हैं, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर बी नंबर, एल्यूमिनियम का, तो Al का जो एक Al का परमाणु द्रव्यमान जितना होता है उतना ही मोलर द्रव्यमान होगा, यानी कि 27 ग्राम होगा। तो इसी प्रकार से एक का होता है तो 4 मोल का, तो 4 मोल का 27 गुना 4 यानी कि 108 ग्राम हो जाएगा, इसका निकाल लीजिएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर निकाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिएगा, मोल में परिकलित कीजिए। ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये जो सवाल है आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस और 20 ग्राम जल का मोलर द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है। तो देखिए दोस्तों, सॉरी मोलर द्रव्यमान बोल रहे हैं, मोल। तो देखिए मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, जो तत्व रहेगा, यानी कि जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान, तो मतलब तत्व का, सॉरी यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं, एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, मोल इक्वल टू होता है तत्व, दिया हुआ तत्व का द्रव्यमान, यानी कि तत्व का द्रव्यमान बेटे आपका होता है कुल द्रव्यमान, यानी कि जितना रहेगा वो कुल द्रव्यमान, ठीक है। तो यहाँ मानी कि 12 ग्राम ऑक्सीजन, यानी कि जो दिया हुआ 12 ग्राम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है 12, तो इसका मोल कितना आएगा, मोल जब निकालेंगे तो हम लोग, और ऑक्सीजन यानी कि 12 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का हम लोग जानते हैं कि 8 होता है इसका, ऐसे मोल जब इसका द्रव्यमान निकालेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों 12 ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ था, और ऑक्सीजन गैस यानी कि O2 का हम लोग मोलर द्रव्यमान यानी कि कुल द्रव्यमान निकालेंगे 16 गुना 2 यानी कि 32U, तो 32U हो गया। तो मोल बराबर क्या होता है, यानी कि जितना दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था 12 ग्राम ऑक्सीजन, तो 12/32, जब इसको सोल्व करेंगे 0 पॉइंट, यहाँ पर देख सकते हैं कितना आ रहा है, 0.375 मोल आएगा। तो इसी प्रकार से इसको भी बना लीजिएगा। 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का 44 होता है, तो 22/44 यानी कि जब इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो क्या होगा 1/2 यानी कि क्या होगा 0.5, तो इसका आंसर क्या होगा 0.5। आगे आंसर नहीं किया गया, पता नहीं यहाँ पर कट गया है, बट यहाँ पर एक चीज़ याद रख ले, इसका जो मोल कितना आएगा दोस्तों 0.5 मोल आएगा, तो इसे आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9,
निम्न का द्रव्यमान क्या होगा? 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल सवाल है, इसका मोल क्या होगा? तो मोल हम लोग यहाँ पर द्रव्यमान पूछा है, तो द्रव्यमान आराम से निकाल सकते हैं। इसका कैसे निकलेगा? तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ, ऑक्सीजन परमाणु O का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान मतलब दोनों बराबर होते हैं 12, यानी कि 16 ग्राम। ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु संख्या, उसका डबल 16 ग्राम। अब देखिए 0.2 मोल दिया हुआ था ना, तो 16 इंटू 0.2 कर देंगे तो 3.2 ग्राम हो जाएगा इसका, मतलब 0.2 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आप जल का भी निकाल सकते हैं और सारा इसका भी निकाल सकते हैं। और प्रश्न नंबर 10 देखिएगा, 16 ग्राम ठोस सल्फर में सल्फर एसिड के अणुओं की संख्या का परिकलन कीजिए। तो बहुत ही आसान है, सल्फर यानी कि एसिड का मोलर द्रव्यमान 32 गुना 8 यानी कि 256 ग्राम होता है। और यहाँ पर अणुओं की संख्या निकालना है, तो अणुओं की संख्या 256 ग्राम ठोस सल्फर में सल्फर एसिड के अणुओं की संख्या कितना होता है? 6.022 इंटू 10 पर पावर, यानी कि अणुओं की संख्या जो होता है सेम रहता है दोस्तों, ये चेंज नहीं होगा जितना होगा। और ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका आंसर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों आप सभी के लिए क्लास 9 का रसायन विज्ञान का जो परमाणु एवं अणु का जितने सारे सवाल थे आपके एनसीईआरटी बुक का सभी चाहे अंदर का हो बाहर का हो, सभी के प्रश्नों का सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। आई होप कि मुझे उम्मीद रहेगा दोस्तों कि आप लोगों को मेरे द्वारा बताया गया मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल बहुत जल्दी 10 के कंप्लीट करने वाला है। तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों। आप लोगों को किस टाइप का वीडियो चाहिए ये भी कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं। और इस नोट्स को अगर पाना चाहते हैं यहाँ पर जो मैं प्रोवाइड किया हूँ, ये आप लोगों को मेरा टेलीग्राम और मेरा व्हाट्सएप पर तो मिलेगा, बट अगर वहाँ पर आप लोग नहीं है या फिर वहाँ पर से नहीं मिल रहा है, तो मेरा इस चैनल का एक ऑफिशियल वेबसाइट भी बनाया है आप लोगों के लिए। तो वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दिया हूँ, डायरेक्ट लिंक, यानी कि इस नोट्स को आप लोग वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, वहाँ से सारे के सारे आंसर एक बार देख सकते हैं। तो जाइए लिंक चेक कीजिए और वहाँ से उस लिंक पर जाइए और सारे के सारे को नोट डाउन कर लीजिए। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो मॉडल पेपर सेकंड टर्म का जो 1-2 दिन में के अंदर आएगा, उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन जो कि मॉडल पेपर में आपका इससे रहेगा, तो इसलिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके केमिस्ट्री का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।